अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 2 के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनकी बुक का नेम है, मैथ्स की बुक का नेम है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। सबसे पहले मैं इस बुक का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं। जो पहले 3 चैप्टर्स जो हैं वो कैलकुलस को बिलोंग करते हैं। ये पहले 3 चैप्टर्स जो हैं वो कैलकुलस के हैं। और उसके बाद और ये जो पहले 3 चैप्टर्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले चैप्टर का नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स, दूसरे चैप्टर का नेम है डिफरेंशिएशन, तीसरे चैप्टर का नेम है इंटीग्रेशन। और ये तीनों जो चैप्टर्स हैं ये कैलकुलस से हैं, कैलकुलस है ये। और ये जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पर भी इसको यूज़ करेंगे और आगे आप यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ये आपके काम आएगी। कैलकुलस आप अगेन पढ़ेंगे। तो जो बाकी 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 7, ये आपके हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। चैप्टर 4 का नेम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। 5 का नेम है लीनियर इनइक्वलिटी एंड लीनियर मैपिंग, इसमें ग्राफ्स वगैरह आ जाते हैं। चैप्टर 6 जो है कॉनिक सेक्शन है और चैप्टर 7 जो है वो वेक्टर्स हैं। ये तो था इन चैप्टर्स का जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, जो कि पेपर में अक्सर ये डेफिनेशन आ जाती होती है, डिफ़ाइन अ फंक्शन। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे और ये 2 नंबर की डेफिनेशन होती है, साथ आप एग्जांपल एक छोटी सी दे देते हैं। तो डेफिनेशन जो है आप एज इट इज़ ही लिखेंगे, थोड़ी सी भी मिस्टेक इसमें आपके मार्क्स कट करवा सकती है। फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ इज़ अ रूल और कोरस्पॉन्डेंस relating two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। फंक्शन f जो है, फंक्शन को f से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो है एक कोई सा रूल है या कोरेस्पॉन्डेंस है जो 2 सेट्स को रिलेट कर रही है इस तरीके से कि पहले सेट का जो है हर एलिमेंट जो है वो उसके साथ उसकी दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ कोरेस्पॉन्डेंस हो उनकी। और इस तरीके से हम इस फंक्शन को हम इनकी एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी। उससे पहले फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ के आए हुए हैं, कि f और a से b की तरफ ये फंक्शन अप्लाई किया है, ये आपकी इनपुट होगी और ये आपकी आउटपुट होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। 2 सेट हैं, ये सेट है a, ये सेट b। अब इस पर हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। सेट a के एलिमेंट्स हमने ले लिए 1, 2, 3 और सेट b के एलिमेंट्स हमने कोई से ले लिए a, b, c, d। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए खुद से ये ले रही हैं। तो अगर आप 1 को b से मैप करवाएं, कोरेस्पॉन्डेंस करवाएं उसकी, 2 को c से, 3 को a से। अब देखें ए के सारे एलिमेंट्स, उसने कहा था ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो करस्पॉन्ड करें। तो यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट्स जो है एक एक एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसने कहा था 1 एंड ओनली 1, सिर्फ एक और एक एलिमेंट के साथ ही हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट से करस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पर देखें, ये जो है आपके सेट ए के एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपकी क्या कहलाती है, डोमेन। और अगर आपकी रेंज सारी कंज्यूम हो जाए, यानी कि सारी, यहाँ पर डी अब रह गया ना, तो ये फिर आपकी रेंज नहीं होगी। इसके जो ये आंसर्स होंगे ना ये आपकी रेंज होंगे। तो ये जो आपकी है डोमेन है। तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स उसने कहा है कि कंज्यूम होने चाहिए, कि सारे एलिमेंट्स ही कोरेस्पॉन्ड कर रहे हों। और रेंज में से एक आधा एलिमेंट रह सकता है, रेंज ज़रूरी नहीं होती कि सारी कंज्यूम हो, लेकिन डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कंज्यूम होने के लिए ये फंक्शन की शर्त है। और यहाँ पर डोमेन में रेपिटेशन नहीं हो सकती, रेंज में रेपिटेशन हो सकती है, कि रेंज का कोई भी एलिमेंट रिपीट हो सकता है लेकिन डोमेन का नहीं हो सकता। तो ये देखें, डोमेन के सारे एलिमेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं और एक एक एलिमेंट के साथ ही करस्पॉन्ड करें, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि नेक्स्ट एग्जांपल में 1, 2, 3। अब यहाँ पर देखें ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब 1 को आपने मैप करवाया करस्पॉन्डेंस b से, 2 a से, 3 c से और 3 को अगेन d से। तो यहाँ पर देखें एक शर्त तो हो गई कि
डोमेन के सारे एलिमेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरी फंक्शन की शर्त थी कि 1 एंड ओनली 1, तो यहाँ पर ये 3 जो है रिपीट हो रहा है, 3 डी के साथ दोबारा, सी के साथ भी यही है और डी के साथ भी यही रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि डोमेन में रेपिटेशन नहीं हो सकती, रेंज में रेपिटेशन हो सकती है, लेकिन डोमेन में यहाँ पर देखिए 3 2 के साथ मैप कर रहा है ना, तो फिर ये फंक्शन नहीं है आपका, क्योंकि ये यहाँ पर रेपिटेशन आ गई। डोमेन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, अगर डोमेन में रेपिटेशन आ जाएगी तो आपका फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज। उसके लिए हम फंक्शन की डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। इसको हम फंक्शन की डेफिनेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अ फंक्शन इज़ अ रूल और कोरेस्पॉन्डेंस दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इन एक्स। एक्स आपका सेट है, उसका एलिमेंट क्या है एक्स, वो अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई, यूनिक एलिमेंट वाई जो कि वाई सेट का है उसके साथ कोरेस्पॉन्डेंस या कोरेस्पॉन्ड कर रहा है या कोई रूल बना रहा है, ठीक है। अब इसमें द सेट एक्स इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। अब एक्स जो है उस सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा एफ का, और द सेट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग वाई इन वाई। अब वाई सेट में वाई की कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेंज ऑफ एफ कहलाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि वो जो एलिमेंट्स जो कोरेस्पॉन्ड कर चुके होंगे वो रेंज होगी आपकी। अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। y को आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। y जो है यहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो x होगा ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू आप खुद से पुट करोगे, मतलब x की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपकी y की वैल्यू निकलेगी, यानी कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन x जो है वो वैल्यू इटसेल्फ उसकी वैल्यू होगी, और वो जब पुट करेंगे तो y आएगा। तो y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और x चूँकि इसकी वैल्यू है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। आपकी बुक में जो है ये फंक्शन की एक ना मॉडल सा भी बनाया हुआ है, जिसमें कहा गया कि फ़ंक्शन जो है एक मशीन होती है, जिसमें जब आप x इनपुट डालते हो तो y आपका आउटपुट निकल आता है। तो फंक्शन जो है वो एक मशीन होती है कि जिसमें आप x इनपुट दे रहे हो तो वो y आउटपुट आपका आंसर निकल रहा है। जैसे कि अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका फंक्शन है, आप इसको y भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि y जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जब यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3। अब आप 2 x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर रहे हो इस मशीन में, और आपका आंसर क्या आ रहा है 3। 3 आपका क्या है यहाँ पर आउटपुट है। ये आप 2 क्या दे रहे हो इनपुट, और आपका ये 3 आउटपुट दिख रहा है इस मशीन में से गुजरने के बाद। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। गिवन दिया गया है आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब फाइंड करने को कहा है आपको एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, एफ ऑफ 1 ओवर एक्स, और यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि x जो है आपका 0 के इक्वल ना हो। ये कंडीशन इसलिए दी गई है कि अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 1 ओवर 0 यानी समथिंग ओवर 0 आप जानते हैं इन्फिनिटी होती है, तो वो फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाना था। तो इसलिए ये शर्त दी गई है कि x की वैल्यू यहाँ पर कोई भी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आप इसको सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ 0 आपने फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने फंक्शन लिख लिया जो कि आपको दिया गया है। उसके बाद अब x की जगह पर आप 0 पुट करोगे। ये देखो यहाँ आप एफ ऑफ एक्स में x की जगह पर 0 है तो आप x को 0 पुट कर दोगे। एफ ऑफ 0 अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ आप 0 पुट कर दोगे। 0 का क्यूब माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 4 0 माइनस 1, ये 0 हो गए, ये माइनस 1, ये आपका एफ ऑफ 0 माइनस 1 आंसर आ गया। इसी तरीके से आप इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जिसमें आपने फाइंड करना है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ माइनस 2 सेम एज इट इज़ ईजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में करवाती हूँ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था, तो वो एफ ऑफ 1 ओवर एक्स आपने फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स सबसे पहले जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो आप लिखोगे, उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स, तो आप एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स पुट कर दोगे। अब ये देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स आ गया, एक्स की जगह 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स था तो 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब 1 प्लस एक्स क्यूब का फॉर्मूला आपने ओपन किया 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये a प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला ओपन होगा यहाँ पर।
जो कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो कि होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर a प्लस बी का होल स्केयर जो है वो a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, वो ओपन करके 2 को अंदर मल्टीप्लाई -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस 4x आ गया, -1 आ गया आपका। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपकी जो हैं वो कट हो रही हैं। आपका ये 4x इस 4x से कट हो रहा है। इसी तरीके से बाकी चीज़ें कट कर आपका ये -2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर से सॉल्व होकर x स्क्वायर आ गया आपका। 3x आपका एज इट इज़ आ गया, x क्यूब आपका एज इट इज़ आ गया। उसके बाद -2 -1 और +4 को जब सॉल्व किया तो +2 आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद f(1/x) पार्ट है इसका, ये सॉल्व करना है, जिसमें आपको कंडीशन दी गई थी कि x जो है वो आपका 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पर अब x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 1/x। अब जब आपने फंक्शन में f(x) में x की जगह 1/x पुट किया तो यहाँ पर x क्यूब की जगह आ गया 1/x क्यूब, -2x स्क्वायर की जगह 1/x स्क्वायर आ गया, प्लस 4x की जगह 1/x आ गया, -1। अब ये एज इट इज़ बस लिख दिया आपने सॉल्व करके 1/x क्यूब -2/x स्क्वायर प्लस 4/x -1, और ये कंडीशन थी कि x जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2। अभी हमने डोमेन और रेंज का जिक्र किया कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन आपकी जो होती है वो x वाले एलिमेंट्स होती हैं और रेंज आपके होते हैं जो y वाले एलिमेंट्स जो कोरेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, वो आपकी रेंज होती है। आपको एग्जांपल 2 दी गई है, लेट f(x) इक्वल टू x स्क्वायर फाइंड दी डोमेन एंड रेंज ऑफ f। अब इस फंक्शन की डोमेन और रेंज हमने निकालनी है। इसकी डोमेन वो एलिमेंट होंगे कि मतलब जो हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर आप सारे रियल नंबर्स, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं जाएंगे, हम लोग रियल नंबर्स में ही रहेंगे। कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग रियल नंबर्स में ही रहेंगे। तो आप देखें यहाँ पर आप 0 भी पुट कर सकते हैं, आप 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, यानी आप पॉजिटिव वाली सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप माइनस वाली भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं, -2 -3। तो यानी कि आप यहाँ पर इस x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि तमाम रियल नंबर्स आप पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन जो होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप सेट ऑफ रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं, और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और एक बात याद रखिएगा कि जो इन्फिनिटी के साथ इंटरवल होता है वो ओपन ब्रैकेट होती है, ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि इन्फिनिटी आप जानते हैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप टू ऑन जा रही होती है ऑनवर्ड। तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि माइनस वाली वैल्यूज़ भी सारी हमें नहीं मालूम कहाँ तक हम पुट कर सकते हैं, -इन्फिनिटी वाली वैल्यूज़ भी सारी और इन्फिनिटी वाली भी, यानी कि आपकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज हम डोमेन तो हम एज इट इज़ जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं वो होती है ना। अब रेंज होती है कि जो आपके आंसर्स आ रहे होते हैं वो आपके रेंज होते हैं। अब आप देखें यहाँ पर आप अगर 0 पुट करें तो 0 आंसर आता है, अगर आप 1 पुट करें तो 1 आता है, 2 पुट करें 4 आता है। इसी तरीके से अगर आप माइनस वाली वैल्यूज़ पुट करें, -1 पुट करें तो भी 1 आता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसी तरीके से -2 पुट करें तो +4 आता है, यानी कि आप माइनस वाली वैल्यूज़ भी पुट कर रहे हैं तो आपके पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव आंसर कोई नहीं आ रहा। तो यानी कि इसकी रेंज में नेगेटिव वाली वैल्यूज़ नहीं होंगी, सारे पॉजिटिव वाले होंगे। तो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। आपको एक चीज़ बताती चलूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होते हैं ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स जो होते हैं उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, लेकिन नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में 0 इंक्लूड होता है। तो अब यहाँ पर आप 0 भी पुट कर सकते हैं ना, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो इसको या तो आप इस तरीके से लिख लें या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 0 यहाँ पर क्लोज इंटरवल डालने का मकसद ये है कि 0 इसमें शामिल है, और इन्फिनिटी का मैंने आपको बताया कि हमेशा इसके साथ ओपन इंटरवल आता है। तो इसको आप इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको मैंने आपको 2-3 मेथड बता दिए हैं कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ताकि मतलब बहुत सारे तरीक़ों से लिखा जा सकता है। अगर आप ये भी लिखें तो भी ठीक होगा, ये लिखें तो भी ठीक होगा। इसी तरीके से रेंज को आप ये लिखें या ये लिखें, आपका दोनों मेथड ठीक होंगे। अब एग्जांपल नंबर 3 देखें, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यू दी गई है, लेट f(x) इक्वल टू x/x स्क्वायर -4 फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f। अब इसकी डोमेन हम जब निकालेंगे तो हम जब फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ की डोमेन निकाली जाती है तो डिनोमिनेटर को देखा जाता है, डिनोमिनेटर को लेके थोड़ा सा सॉल्व किया जाता है। जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो वैल्यूज़ आपकी पुट नहीं कर सकते आप।
जैसे कि यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, इसको 0 के इक्वल रख लूँ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू +4, और जब ये स्क्वायर ख़त्म किया तो प्लस माइनस 2। यानी अगर आप ये +2 पुट करते हो तो स्क्वायर यानी 4 - 4 0, और आप जानते हैं समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, यानी फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप -2 पुट करते हो यहाँ पर तो भी आपका 4 आ जाएगा। 4 - 4 0, यानी समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। यानी ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं +2 और -2 जिनको पुट करने से आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, यानी ये दो वैल्यूज़ आप डोमेन में पुट नहीं कर सकते। तो आपकी डोमेन जो होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 - 2। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, -2 और 2, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 और 2। अब रेंज आप देखो, अब रेंज अगर आप देखें तो आप वो वाली वैल्यूज़ तो निकल गई जिनसे आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा था। जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो तो सारे ही आंसर्स आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव वाली वैल्यू भी आएंगी, नेगेटिव वाली वैल्यूज़ भी आएंगी, यानी कि रेंज जो होगी आपकी वो सारे रियल नंबर्स आ रही है। -2 और 2 पुट करने से हमारा इन्फिनिटी आता था। तो अब आंसर्स जो हमारे आ रहे हैं वो ऊपर भी एक्स की वैल्यू है और नीचे जब हम इनमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे जो आंसर्स निकल रहे होंगे वो तो पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, 0 भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 0 पुट करें तो 0/0 - 4, तो 0/समथिंग वो तो 0 होता है, यानी कि आंसर हमारा 0 भी निकल आएगा। यानी कि हमारे जो आंसर्स निकल रहे हैं अब वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करने से, तो वो तो हमारे सारे रियल नंबर्स ही निकल रहे हैं। तो हमारी रेंज होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। लेट f of x इक्वल टू √x² - 9, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f। इसी तरीके से हम इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो इसमें स्क्वायर रूट वाले का आपको बता दूँ, फ्रैक्शन वाले होते हैं उसमें हम लोगों ने समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आंसर नहीं लाना होता, लेकिन स्क्वायर रूट वाले में हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाला साइन नहीं लाते। तो यहाँ पर हम वो वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे जिससे अंदर माइनस का साइन आ जाए। तो आप देखें कि हम यहाँ पर वो वाली वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे जिनसे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए। तो इसकी डोमेन होगी डोमेन ऑफ f। x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x मोड ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, यानी कि मोड का मतलब है पॉजिटिव वाली वैल्यू भी और नेगेटिव वाली वैल्यू भी। इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे -∞ -3। ये क्लोज इंटरवल का मीन है कि ये भी शामिल होंगी वैल्यूज़, -3 इसमें शामिल होगा, यूनियन क्लोज इंटरवल 3 और इन्फिनिटी। अब रेंज ऑफ f जो होगी, अब यहाँ पर रेंज जो हमारी आएगी वो सारे रियल नंबर्स आते जाएंगे लेकिन माइनस वाले नहीं आ रहे। मैंने अभी बताया कि माइनस नहीं लाना हम लोगों ने, तो यहाँ पर 0 भी आ सकता है। अगर आप 3 पुट के अंदर 0 तो एक्सेप्टेबल है लेकिन माइनस वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमारी रेंज ऑफ f आएगी क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, यानी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन f of x इक्वल टू x² + 1 एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसी तरीके से आपने इसकी रेंज और डोमेन निकालनी है, और जो डोमेन वाली वैल्यूज होंगी वो x एक्सिस पे ड्रॉ कर सकते हैं और रेंज वाली होगी वो y एक्सिस पे ड्रॉ करके आप इस क्वेश्चन को खुद ही से सॉल्व कर सकते हैं। मजीद क्वेश्चंस के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।